प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में देखिए आपके लिए हम लेकर के आए हैं कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक धुआंधार मॉडल पेपर। अब ये मॉडल पेपर इतना जो है आपके लिए अच्छा है क्योंकि यदि इसको आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आने वाली आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें आपको बहुत कुछ मदद मिलने वाली है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं और ये उम्मीद करिए कि इस मॉडल पेपर से आपको जो परीक्षा होगी अर्धवार्षिक की उसमें आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो फिर अब आते हैं अपने टॉपिक पे और हल करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। ठीक है, और इनका आंसर आपको भी देना है और इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो तैयारी का लेवल है, स्तर है, वो कहाँ तक पहुँचा है, हमको क्या क्या चीज़ अभी और पढ़ने की आवश्यकता है। तो देखिए फिर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता को व्यक्त करने वाला समीकरण कौन है। तो आंसर है आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर ए, E इक्वल डेल्टा एम अपान सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है E इक्वल डेल्टा एम इंटू सी होना चाहिए यहाँ पे, और E इक्वल डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होना है, और ऑप्शन डी है M इक्वल E इंटू सी स्क्वायर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अपने को जो है मेरे साथ में जोड़िए और बताइए फिर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर लास्ट में ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, इसको एक नाम और जानते हैं आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण। ठीक है, तो आइंस्टीन ने कहा था द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है और समीकरण दी थी E इक्वल डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, आपको सूत्र ऐसे भी लिखा मिलता है E इक्वल एम इंटू सी स्क्वायर। एम यहाँ पर क्या है, एम द्रव्यमान है और सी क्या है, सी है प्रकाश की चाल। क्या है, सी प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल। और जो है होती कितनी है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, E इक्वल डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और सेकंड नंबर आपसे कहा है विमीय सूत्र ml स्क्वायर T⁻⁻2 ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, किस भौतिक राशि को इंडिकेट कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। पहला दिया है बल, तो बल ये होता नहीं क्योंकि बल का विमीय सूत्र होता है mL⁻2 होता है, तो mL⁻2 नहीं सही हो गया। पृष्ठ तनाव F अपान L होता है, तो F का विमीय सूत्र mL⁻2 होता है, L से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m⁻2 पृष्ठ तनाव का होता है। बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण होता है बल गुणे बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी, तो बल हो गया mL⁻2 और दूरी हो गई L, तो इसका ये जो विमीय सूत्र बन जाएगा वो आएगा mL स्क्वायर T⁻2। ऐसे बोलिए, ये जो विमीय सूत्र है ये ऊर्जा का है या इसका कार्य का समझ लें, इसका मात्रक क्या बनता है, जूल। और आपने पढ़ा है यदि मात्रक समान होते हैं तो उनके विमीय सूत्र भी समान होते हैं, तो बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर या कार जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक भी न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो विमीय सूत्र है वो किसका है, बल आघूर्ण का। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बल आघूर्ण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच में कोण कितने अंश का होता है। ऑप्शन है 0 अंश, सेकंड ऑप्शन है 60 अंश, थर्ड ऑप्शन है 90 अंश और फोर्थ ऑप्शन है 180 अंश। तो प्रक्षेप पथ,
तो प्रक्षेप पथ होता क्या है, देखिए जैसे ये बनाया आपने एक्स अक्ष और ये बना दिया वाई अक्ष, जिसको हम आप ये बोलेंगे ये क्षैतिज है घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है। किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर लेकिन 90 से कम, क्या बोलेंगे, क्षैतिज से 90 अंश के कम कोण पर या ऊर्ध्वाधर से 90 अंश के से कम कोण पर यदि फेंका जाता है ऐसे कुछ, तो ये जो वस्तु गति करती है जिस पथ पर, उस पथ को कहते हैं प्रक्षेप पथ, और उसकी जो गति होती है, वस्तु की जो गति होती है वो क्या कहलाता है, प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए वस्तु नीचे यहां से जाके यहां टॉप पे जब पहुंचती है तो इसका वेग जो है वो क्षैतिज वेग रहता है, ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, जब तक इस वस्तु में ऊर्ध्वाधर वेग होगा तब तक ये वस्तु ऊपर जाती ही रहेगी। जैसे जैसे इसका ऊपर वस्तु जाएगी क्षैतिज वेग इसका उतना ही रहेगा, ऊर्ध्वाधर का मान घटता चला जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लग रहा, गुरुत्वीय बल किधर लग रहा, सदैव नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये तो क्षैतिज वेग हो गया, और स्मॉल जी किधर, गुरुत्वीय बल किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा। तो इस कंडीशन में यहाँ जो महत्तम ऊंचाई जो बोली है, उच्चतम बिंदु पर कोण कितने अंश का हो गया, अब तो आंसर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया भैया, कौन सा हो गया, 90 अंश। तो ध्यान रखना है प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच में जो कोण होता है वो होता है कितना, 90 अंश। इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन दिया स्थैतिक घर्षण बल, फिर है बेलन घर्षण बल, गतिक घर्षण, बेलन का तो इसमें यहाँ पर लोटनिक घर्षण की बात करेंगे, गतिक घर्षण की बात करेंगे, और सीमांत घर्षण क्या है। तो देखो यहां पर हम लोटनिक घर्षण को बेलन घर्षण कहा गया ये वाला, और जो यहां पर लिखा गया गतिक घर्षण, इन दोनों को तो हम कट करेंगे क्योंकि ये भैया दोनों इन बल घर्षण बलों से कम होते हैं। हमको बताना क्या था, अधिकतम कौन है, सबसे ज्यादा कौन है। अब जरा बात समझिएगा, स्थैतिक घर्षण क्या है, सीमांत घर्षण क्या है। देखिए जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, तुरंत उस पर घर्षण बल प्रभावी हो जाता है। ठीक है, बल नहीं लगाएंगे तो कोई घर्षण बल प्रभावी नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए इस पे मैंने थोड़ा सा बल लगाया, जरा सा बल लगाया, घर्षण बल प्रभावी हो गया। कौन सा घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल। हमने बल को और बढ़ा दिया, स्थैतिक घर्षण बल का मान और बढ़ गया। हम बल बढ़ाते गए और कब तक, यानी स्थैतिक घर्षण का मान बढ़ता गया, वस्तु गति नहीं कर रही थी, लेकिन हम इतना बल बढ़ा दिए, स्थैतिक घर्षण बल इतना बढ़ गया कि वस्तु बिल्कुल क्या हो गई, मूवमेंट की स्थिति में आ गई। जरा सा बल बढ़ा देंगे तो वस्तु गतिमान हो जाएगी। ठीक, तो वो मैक्सिमम जो घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। तो यहां पर थोड़ा डाउटफुल है, कंफ्यूजन ना करिएगा, सीमांत घर्षण बल सबसे मैक्सिमम होता है। क्यों, क्योंकि ये किसे कहेंगे, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान ही सीमांत घर्षण बल कहलाता है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत घर्षण। अब आगे कहा गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बिमी सूत्र क्या है, ये आपको बता देना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको भैया, जो है यहां पर पहले तो फार्मूला लिख लेना है जिसमें हमको कैपिटल जी मिल जाए। तो कैपिटल जी मिलने का हो गया F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो यह क्रॉस गुना यहां पर कर लेते हैं तो आ जाएगा कैपिटल जी m1 m2 और ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर। अब यहां पर यदि हम कैपिटल जी लिख दें, कैपिटल जी इक्वल टू हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2। ये तो सूत्र बनता है। अब इससे हम बिमी सूत्र पता कर लेते हैं m1 m2। जरा देखिए यहाँ पे F का बिमी सूत्र MLT की पावर -2 होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया MLT की पावर -2 लिखा, और अगले ब्रैकेट में लिख लिया L स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर L हो गया। M की जगह पर आप M लिख लीजिएगा और फिर M यहाँ पर लिख दीजिएगा। 2 बार M था, मैंने 2 बार लिख दिया है।
अब देखिए m तो एक यहां से कैंसिल हो गए, m की पावर -1 आएगा, तो बड़ा ब्रैकेट यहां लिखेंगे और m की पावर -1, तो उस ऑप्शन को यहां पर तुरंत हटा देंगे जिसमें m की पावर प्लस लग रखी, तो ये दोनों तो अपने आप ही निपट गए। अब m की पावर -1 यहां से जरा देख लीजिएगा, अब कितना हो गया m की पावर -1, l देखो कितना है, l की पावर 3, देखो एक ये l यहां पर 3, तो l की पावर 3 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और t की पावर -2, तो t की पावर -2 हो गया। अब मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहां से भी निकाल सकते थे, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से निकाल सकते हैं, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G me अपान RE², तो g इंटू RE² इक्वल टू कैपिटल G me, तो कैपिटल G इक्वल टू होगा कैपिटल स्मॉल g इंटू RE² अपान me। ठीक है, अब इससे भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, गुरुत्वीय त्वरण का लिख लेंगे LT की पावर -2, और यहां पर क्या हो जाएगा, दूरी है L², तो L की पावर 3 हो जाएगा, M की पावर -1 हो जाएगा और T की पावर -2 तो पहले से लिखा है, तो इन दोनों सूत्रों से हम विमीय सूत्र मालूम कर सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन में, जो चाखंड है ये बहुत ही आसान है, ये तो हम पीछे क्लास से पढ़ के आए, 9 से भी पढ़ के आए, कक्षा 8 में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। क्या कहलाता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, संवेग, गलत, आवेग ये भी गलत, बल ये भी गलत है, तो क्या कहते हैं बताइए भैया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निपटा दिए हैं, और कितने सही कितने गलत जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको भी बता दीजिए, कितने सही हो गए कितने गलत हुए हैं। चलिए अब आते हैं खंड बा में, और आपसे पूछा गया है प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो प्रतिशत त्रुटि से क्या अभिप्राय है, उसकी परिभाषा क्या है, किससे कहते हैं, बात एक ही है। तो प्रतिशत त्रुटि क्या क्या है, किसी मापन में जो अनिश्चितता होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। क्या बोलेंगे, किसी मापन में या कोई माप हमने ली है, उसकी में जो एरर है, त्रुटि है, जो अनिश्चितता है, उसे हम क्या कहेंगे, त्रुटि कहते हैं। और ये क्या कहलाती है, ये होती किसमें, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत में होती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो किसी मापन में जो अनिश्चितता होती है उसे कहते हैं त्रुटि, और इसे किसमें व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, और यह डिपेंड करती है कि मापक यंत्र आप कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, अब जरा समझिएगा, जैसे आप जो है सामान जैसे सब्जी मैंने लेने गए, तो एक तराजू ऐसे वाला भी होता है ना, देखा भी होगा, उसमें ये थोड़ा बहुत 5-10 ग्राम का अंतर होगा, 10-15-20 ग्राम का, 25 ग्राम का, तो पता ही नहीं चलेगा, निपट जाएगा, ऐसे ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तराजू में जाइएगा तो उसमें आपका 1 ग्राम ज़्यादा होगा तब भी वो बता देगा। ठीक है, तो कहने का हमारा मतलब यहाँ पर ये था कि प्रतिशत त्रुटि डिपेंड करती है कि मापक यंत्र हम कौन सा ले रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी क्या है, कितना वो छोटी छोटी माप सकता है, इस पर वो डिपेंड करता है। अगला, सदिश योग का त्रिभुज का नियम क्या है। तो ये त्रिभुज का नियम आपको लिख देना है, सदिश योग का त्रिभुज का नियम लिखना है। फिर है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसके कुछ उदाहरण दीजिए। अभी हमने बताया था कि यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से 90 अंश से कम कोण पर या ऊर्ध्वाधर से 90 अंश के कम कोण पर फेंका जाता है, तो वस्तु जो गति करती है वो क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति कहलाती है, उसका पथ होता है प्रक्षेप पथ कहलाता है। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देना है, जैसे हम गेंद को फेंक देते हैं, मान लीजिए किसी गेंद को ऐसे फेंक दिया, तो उसकी पथ कैसी हो जाएगी, उसकी गति क्या होगी, प्रक्षेप गति हो जाएगी। ठीक है, या तीर को छोड़ दिया, गुलेल से किसी मतलब कंचे को छोड़ा, यानी इस प्रकार की गतियां क्या कहलाती हैं, प्रक्षेप गति कहलाती हैं। अब आगे बात करते हैं
आयताकार समतल पटल का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? तो ध्यान रखना है, आयताकार कोई समतल पटल होगा, उसका द्रव्यमान केंद्र होता है उसके विकर्णों का कटान बिंदु। क्या होता है बेटा? विकर्णों का कटान बिंदु, ये हो जाता है इसका द्रव्यमान केंद्र। पलायन वेग की विशेषताएं लिखनी है, तो आपको पलायन वेग की विशेषता, पहले नंबर तो ये, पलायन वेग कहते किसे हैं? वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंक दिया जाए तो वो पुनः पलट के वापस नहीं आती है, अंतरिक्ष में सदैव के लिए चली जाती है, इस वेग को क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, किसी वस्तु के लिए वह न्यूनतम वेग जिससे उस वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंक देने पर वह सदैव अंतरिक्ष में चली जाती है, वापस नहीं आती है, इस वेग को पलायन वेग कहते हैं। और विशेषता क्या होती है? हर एक वस्तु के लिए पलायन वेग का मान लगभग निश्चित हो, लगभग क्या होता है? निश्चित होता है। लगभग तो ये बात करेंगे कि इसका पलायन वेग का मान कितना होता है। तो वस्तु चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कहने का हमारा मतलब चाहे 1 किलोग्राम की वस्तु हो और चाहे 50 किलोग्राम की वस्तु हो, दोनों वस्तुओं के लिए पलायन वेग का जो मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखिएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता हो गई, यानी मतलब पलायन वेग का जो मान है वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। और फार्मूला पढ़ते हैं, VE बराबर √2g इंटू RE। कितना होता है? √2g इंटू RE। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक दिया हुआ है 1/√2, तो इनके बीच में घर्षण कोण कितना है? घर्षण गुणांक को आप μs से लिखते हैं, μs ये दिया हुआ है 1/√3। अब यहां पर फार्मूला लगाएंगे, μs = tan थीटा, तो tan थीटा = हो जाएगा 1/√3। tan थीटा ये लिख जाइएगा, √3 का मान होगा tan 30। क्यों? क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3। दोनों तरफ से थीटा हटा दीजिएगा, यहाँ पर s लिख सकते हैं, थीटा s। तो थीटा s = हो गया 30 अंश, और यही हो गया घर्षण कोण का मान। घर्षण कोण कितना हो गया? 30 अंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं खंड सा में। खंड सा ये बताया है, चलती रेलगाड़ी से अचानक उतरने पर आगे यात्री आगे की तरफ क्यों गिर जाते हैं? तो पहली बात भैया, ये मेरी एडवाइस है कि यदि ट्रेन चल रही हो, बस चल रही हो, कोई वाहन चल रहा हो, तो चलते समय उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना चलते हुए वाहन में चढ़ने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा आपको स्टैंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने को एडवांस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से उस नुकसान की भरपाई शायद आप जो है जल्दी ना कर पाए, तो ऐसा कोई काम ना करिए जिससे आपको वाहन चलते समय या उतरते समय कोई परेशानी हो जाए। ठीक है, लेकिन कारण क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि चलते हुए रेलगाड़ी से आप अचानक उतरते हैं तो आगे की तरफ गिर क्यों जाते हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, जब हम रेलगाड़ी में चल रहे होते हैं तो हमारा पूरा का पूरा शरीर रेलगाड़ी की स्पीड से चल रहा होता है। ठीक है, तो जैसे चल रहा था, हमने क्या किया, अचानक उतर लिए। जैसे हमारे पैर जमीन पे पहुंचे, तो जमीन पे जैसे पहुंचे तो रुक गए, और रुकने पर क्या, जड़त्व की वजह से हमारा शरीर तो रेलगाड़ी की गति से गतिमान रहना चाहता है, और हमारा पैर क्या हो गए, वो तो पृथ्वी से टच कर गए, वो तो रुक गए। अब बताइए, पैर रुक गए और हमारा ऊपरी हिस्सा तो रेलगाड़ी की चाल से गतिमान है, तो स्वाभाविक सी बात हम किधर की तरफ गिरेंगे, आगे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो उतरते हैं उनको भी देखिएगा, वो कैसे उतर लेते हैं। वो जब उतरते हैं तो कुछ देर वो रेलगाड़ी के साथ साथ दौड़ते हैं, ये अचानक पैर नहीं रखते, मतलब वो दौड़ते, हाँ ऐसे पकड़ के दौड़ते रहते हैं। दौड़ने के बाद वो हाथ छोड़ देते हैं और वो उतर जाते हैं।
ये होता क्या है, किस लिए ऐसा उनको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब हैंडल पकड़ के वो आप नीचे उतरते हैं तो पैर जमीन में रोकते नहीं बल्कि दौड़ते रहते हैं। दौड़ने से क्या हुआ कि उनके पैर भी गतिमान हो गए, रेलगाड़ी की चाल से नहीं का पूरा शरीर रेलगाड़ी की से क्या हो गया, गतिमान हो गया। धीरे धीरे अपने हाथ को छोड़ देते हैं और अपने को मैनेज कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं। यही हाल होता है कि यदि हम चलती हुई ट्रेन में अचानक, बस में अचानक चढ़ते हैं तब भी हमको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये हो रहा आपके प्रश्न का आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ए के किस मान के लिए वेक्टर ए इक्वल 2i प्लस ए जे प्लस के और वेक्टर p इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस के परस्पर लंबवत हैं? तो देखिए, लंबवत होने के लिए जो शर्त होती है वो होती है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्या होती बेटा, लंब होने की शर्त, दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं उसकी शर्त होती है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आप यहां पर लिख लीजिएगा 2i प्लस ए जे प्लस के, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखा 4i माइनस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम केवल गुणा और i का करेंगे और कोई गुणा फालतू नहीं करेंगे क्योंकि वो निगेटिव माइनस हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां पर मैंने गुणा किया तो ये 4 दूनी 8 हो गया और i डॉट i का गुणा तो 1 होता है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। a और माइनस 2 का गुणा माइनस का 2a हो गया है, k और 2 का गुणा हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो आप यहां पर लिख लेते हैं 6 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। 8 में से, देखो भाई गलती हो गई, 8 में से 2 घटेगा नहीं बल्कि 2 जुड़ेगा। ठीक है, 8 2 10 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये 0। तो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 10 हो गया, हटा दीजिएगा 0 10 ये, और आपका 5 आंसर मिल गया। a की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5 निकल के आई, यानी 5 के मान पर यह आ जाएगा दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 किलोग्राम के किसी पिंड का संवेग दिया हुआ है 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, पिंड की गति ऊर्जा बताइए। अब इसका देखिए एक सूत्र बनता है, वो सूत्र यदि याद है तो आप सवाल बहुत आराम से निपटा ले जाएंगे। तो ये होता है P इज इक्वल टू अंडर रूट 2km, ऐसे इसको याद करिएगा। हम P इज इक्वल टू अंडर रूट 2 किलोमीटर, km का मतलब किलोमीटर, लेकिन यहां पर मैं याद करने का तरीका ढूंढा है। K का मतलब यहां पर गति ऊर्जा है, M का मतलब होता है द्रव्यमान। तो क्या फार्मूला बन गया, संवेग इज इक्वल टू अंडर रूट 2 किलोमीटर। अब हम इसमें मान डालेंगे, P की जगह पर P लिख देंगे, अंडर रूट लिखेंगे, 2 लिखेंगे। K का मान कितना है, K का मान आपको, अरे K तो निकालना है तो रहने दीजिए भाई, तो इसको हमको स्क्वायर कर लीजिए। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2km, बोलो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2km। P का अब यहां पर K निकालना है तो K का मान निकालना है, तो P स्क्वायर अपान 2m, P स्क्वायर अपान 2m। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आगे मान डाल दीजिएगा, P का मान है 100, तो आपने लिखा 100 इंटू 100, 2 बार लिख दिया, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे 2 की जगह पर 2 लिख लिया, M के स्थान पे 10 लिख लिया, तो ये 10 हो गया। अब 1 0 यहां से कट गया, 1 0, ये 5 इधर से कट गया। अब कितना गया, 500 जूल, यानी कि 100 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 जूल। तो ये निकल गई गतिज ऊर्जा कितनी, 500 जूल। अगला क्या है, पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर स्मॉल जी का मान वही होगा जो 100 मीटर नीचे खाई पर होगा। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा पृथ्वी तल से नीचे जाने पर और पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। ठीक है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर और पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। तो आपको यह बताना है कि पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर स्मॉल जी का मान वही है जो पृथ्वी तल से 100 मीटर गहराई में
जाने पर, या पृथ्वी तल से 100 मीटर गहरी खान में जाने पर। तो देखिए इसका आधा पार्ट हम आपके लिए बताते हैं, आधा पार्ट आप लगाइएगा। फार्मूला क्या होता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। तो मैंने h ऊंचाई पर बता दिया मान कितना होता है। तो फार्मूला क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस h अपान आर ई का होल स्क्वायर, ये बन गया। जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस h अपान आर ई का होल स्क्वायर, ये हो गया ऊपर जाने पर। अब यहां पर नीचे जाने पर जो फार्मूला बनता है वो होता है जी डैश बराबर जी 1 माइनस h अपान आर ई होता है। तो आप यहां पर लिख देंगे कितना, जी डैश बराबर जी 1 माइनस h अपान आर ई, ये बनता है। अब क्या करें, इन दोनों को आप बराबर कर दीजिएगा, और दोनों को जब बराबर करेंगे और हल करेंगे तो हमारा अब हाँ, यहां पर तो सब मान आपको पता ही ना, h का मान पता है, आर ई की जगह पर आप पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर आप लिख दीजिएगा, ठीक है, और हल करिएगा, आपका यहीं से आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं खंड दा में, जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दीजिएगा, बल आघूर्ण था कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध व्यक्त कीजिए। तो जड़त्व आघूर्ण आई बराबर एम आर स्क्वायर फार्मूला बनता है, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला। अब देखो यहां पर कोणीय बलाघूर्ण, ये बलाघूर्ण कोणीय त्वरण में संबंध बताना है, तो टाउ बराबर होता है आई इंटू अल्फा, ठीक है, ये लिखिएगा। पलायन वेग से क्या तात्पर्य है मैंने अभी बताया था, और ये भी बताया था पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान कितना होता है, वो भी होता है 1102, 1103, 1104, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं 1102 किलोमीटर प्रति सेकंड, गलती से घंटा ना लिख जाए, ठीक है, तो ये किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला क्वेश्चन दिया है, 1 जूल को अर्ग में बदलिए, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। तो देखो क्या है, जूल मात्रक है कार्य का या ऊर्जा का, किस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। अर्ग मात्रक है ऊर्जा या कार्य का सीजीएस सिस्टम में, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहां हम सूत्र लिख देते हैं, फिर आपको मान अपने आप रख करके आंसर निकालना है। तो देखो पहले तो हम विमीय सूत्र लिख देंगे। विमीय सूत्र अभी आपने लिखा था, कार्य का होगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये कार्य का विमीय सूत्र हो गया। कंपेरिजन कर लेंगे, m की पावर 0a, l की पावर b और t की पावर c से। तो कहा कि a का मान निकल गया 1, देखो ये यहां पर मैंने लिख लिया है, b का मान लिखा 2 और c का मान लिखा -2, ये तो मैंने यहां से उतार लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर जो मान दिया होता है ये वाला, ये n1 होता है, n1 को आप 1 लिख देंगे, और मात्रक चाहे लिखना चाहे तो आप जूल लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सूत्र हम लिख देते हैं और आपको अच्छे ढंग से समझा देते हैं, केवल मान डाल के आंसर निकालना बाकी रहेगा। सूत्र कैसे लिखा जाता है उसको भी याद करने की जरूरत नहीं, ट्रिक से आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर n2 लिखा और n1 लिखा, n2 आपको फाइन करना है और ये यानी मतलब निकालना है, n1 दिया हुआ है। इसके बाद 3 ब्रैकेट लगा लेते हैं, कितने ब्रैकेट, 3, ये हो गया। ये 3 ब्रैकेट लगा दिए और इसमें बटे की लाइन भी डाल दी। यहां पर m अपान m लिख देंगे, l अपान l लिखेंगे और t अपान t लिख देंगे, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 1 1 लिख जाइएगा, नीचे 2 2 लिख जाइएगा। देखिए 1 1 1 2 2 और 2, a b और c पावर लगा देंगे, बस। अब करना क्या है, यहां पर हमने कहा था ये मात्रक है एमकेएस में, कौन, जूल, और अर्ग किसमें है, सीजीएस में, सी जी और एस में। अब जहां जहां आपको द्रव्यमान मिल जाएगा, एम मिलेगा, वहां पर किलोग्राम लिख देंगे अमोन की जगह पे, यहां पर लिख देंगे ग्राम। लंबाई को मीटर लिख देंगे, यहां नीचे लिखेंगे सेंटीमीटर।
समय को यहाँ सेकंड लिखेंगे, नीचे भी सेकंड लिखेंगे, तो यहाँ पर जो सेकंड वाला से कोई मतलब नहीं हम, ठीक है, क्योंकि पावर सेम हो, मतलब मात्रक सेम सेम है, तो फिर इसको आप लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको आप यहीं से भी कट कर सकते, मतलब कट के छोड़ सकते थे। अब यहाँ हो जाएगा कितना, किलोग्राम सेकंड पावर ए 1, मीटर सेंटीमीटर पावर 2, ठीक है। अब बस करना आपको यहां पर यह है कि दोनों मात्रक एक जैसे हो जाएं, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 1 और यहां लिख लेते हैं 100 सेंटीमीटर, और नीचे मैंने सेंटीमीटर लिख रखा था, कोई दिक्कत नहीं, पावर मैंने ए लगाई, ए का मान 1 हो गया। और यहां देखिएगा ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और नीचे बनेगा सेंटीमीटर, पावर लगाएंगे 2, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेम हो गया, और इधर हमारे पास, अरे सॉरी ये भैया ग्राम है, अरे यार ऊपर यहां पर ये 1 लिख लेंगे और यहां पर 1000 ग्राम लिख देंगे, क्योंकि किलोग्राम की बात करी ना यहाँ पे, और यहां पर कितना हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो ये वाला कट गया, इस तरह से भी कट गया। अब यहां पर देखिए 1000 ये हो गया, 100 की पावर 2 ये हो गई, तो 200 की पावर 2 का मतलब 4 पावर हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर लास्ट में मिलेगा, चलिए लगा ही देते हैं भाई, ये N2 = 1 लिख लिया और 1000 ये बना और गुणे 10 की पावर 4 ही हो गया, तो N2 का मान निकल गया 10 की पावर 7 अर्ग। तो 1 जूल जो होगा वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर। देखिए यहां पर द्रव्यमान किलोग्राम में था, मैंने ग्राम में लिख दिया, M2 तो ग्राम में था ही, लंबाई मीटर में थी, उसको सेंटीमीटर में लिख दिया, 100 सेंटीमीटर नीचे था, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर है, ग्राम से ग्राम में हटा दिया, पावर 1 लगी तो मैंने 1 बार लिखा, पावर 2 लगाई थी 100 को 2 बार लिख दिया, बस ऐसे ही हल करके सीधे आंसर पता कर लिया। अब आइए अगला क्या है, धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण क्या है। धनात्मक त्वरण का मतलब होता है वेग लगातार बढ़ रहा है, और ऋणात्मक त्वरण का मतलब होता है वेग लगातार घट रहा है, ठीक। सीमांत घर्षण नियम लिखना है, तो सीमांत घर्षण, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान सीमांत घर्षण कहलाता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, इसको आपको सिद्ध करना है। फिर आइए अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या के मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, इसके क्षेत्रफल के मापने में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। बहुत आसान सवाल है, तो यहां पर ये लिख लेंगे त्रिज्या के मापने में प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा R/R × 100 = 1.5%, ये दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, तो क्षेत्रफल वृत्त का होता है, वृत्त का क्षेत्रफल A लिख लें यहां पे, तो A = हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr², वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब पाई तो कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना तो है नहीं, क्योंकि इसमें एरर तो होगी नहीं, तो मैंने यहां पर लिख लिया डेल्टा A/A × 100। अब मैक्सिमम यहां इसलिए मॉड ना लिखते हैं क्योंकि कोई लिखने का फायदा नहीं, क्योंकि एक ही मान तो है, त्रिज्या ही तो है, त्रिज्या ही पे तो डिपेंड कर रही है, तो ये हम यहाँ पर चाहे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई बहुत जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर MAX लिख लिया है × 100। अब ये रूल देखिए क्या होता है, कोई पावर पहले चली आती है तो ये बनता है कितना, 2 डेल्टा R/R × 100, ये बन गया। अब जरा बता बेटा 2 ही लिख लिए, ये तो मान 1.5% दिया, इतना वाला, इतना देखो 1.5 दिया ना, तो 1.5 मल्टीप्लाई करिएगा तो 3% ये आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि A वेक्टर तथा B वेक्टर दिए हुए हैं, I J क्रमशः X और YH को दिशाओं में है, एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, A सदिश का परिमाण कितना है। तो A सदिश का परिमाण निकालना है, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको सिर्फ अंडर रूट लगा देना है और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पर 4 लिखेगा, गलती से Y लिख गया है, 4J का स्क्वायर,
ठीक है। और ए का मैग्नीट्यूड आपको परिमाण पता चल जाएगा कितना, ये 9 होगा और ये 16 हो जाएगा, रूट निकालेंगे 25 बन जाएगा और ये कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना निकल गया 5। ए बी का मान निकालना है, तो ए बी का मान निकालने के लिए ऐसा सवाल अभी आया था, उसी के अनुसार कर देना है आपको। बस यहां पर इसको 4 लिख लीजिएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर करना क्या है ये सब नहीं जाना है, बस आपको ए वेक्टर लिख देना है और बी वेक्टर लिख देना है। ए कौन सा आएगा 3i लिख देना है, -4j कर देना है और डॉट का निशान लगा के लिख देना है 12i -5j। बस गुणा करके सीधे आपको आंसर लिख देना है। i और i के गुणांकों का गुणा हो जाएगा, j और j के गुणांकों का गुणा होगा, चिन्ह सहित मान डाल के हल करके आप आंसर बताएंगे। अगला देखिए, सिद्ध कीजिए कि रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। आपको दिखाना है कि रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको प्लेलिस्ट में जाके इसको सर्च कर लीजिएगा और देखिएगा, फिर इसको जरूर तैयार करिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6 है, तो चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है, तो चंद्रमा और पृथ्वी के द्रव्यमानों का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G me/RE², ये सूत्र बनता है। अब बात करेंगे पृथ्वी तल पर। ठीक है, तो पृथ्वी तल पर यहां पर कह रहे हैं चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का 1/6, तो मैंने यहां पर g/6 लिख दिया है। ठीक है, और यहां पर इसको g डैश लिख लीजिए ऐसे, g डैश बराबर कैपिटल G mm लिखिए यहां पर और बटे RM² कर लीजिएगा। यहां तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों को कर देना है यहां पर भाग, तो कैपिटल G जाएगा निपट, मतलब कट जाएगा। अब स्मॉल g बटे g डैश पता चल गया। अब चाहे यहां पर आप GE लिख सकते हैं और GM लिख सकते हैं। E का मतलब होता है अर्थ, M का मतलब होता है मून, जिससे हमको पता चल जाए। तो यहां पर GE लिख दिया और GM लिख दिया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पर लिखा ME/RE² और MM इंटू ऊपर चला जाएगा RM²। यहां तक कोई मुश्किल नहीं है। अब इन्होंने बताया क्या है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का 1/6 है। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, g की जगह पर g लिख लेते हैं, GE की जगह पे, और इसकी जगह पे g और बटे 6 ऊपर पहुंचा देते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जरा फिर से ध्यान दीजिएगा। क्या कहा गया यहां पर, पृथ्वी चंद्रमा के तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के तल का 1/6 है। तो पृथ्वी तल पे गुरुत्वीय त्वरण हमने g कह दिया और चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण लिखा g/6 ऊपर कह दिया। अब द्रव्यमान में रेशियो दिखाना था, तो मैंने यहां द्रव्यमान me लिख लिया है, इधर mm लिख लिया है। आगे क्या है वो जरा देखिएगा। इन्होंने कहा कि rm क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है, तो पृथ्वी की त्रिज्या हम RE कह दिए हैं, तो ये हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या RE² लिख लीजिएगा। अब चंद्रमा की त्रिज्या क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं RE²/4, 4 का हो जाएगा 16। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बस यहीं पे थोड़ा मुश्किल था और कुछ नहीं है। देखिए फिर से देखिए, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण आपने g मान लिया, ऊंचाई पर कितना, चंद्रमा पर कितना है वो g/6 लिखा, तो g/6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान मैंने अलग अलग लिख लिया, उसमें कुछ करना नहीं है। अब त्रिज्या आई देखो RE², तो मैंने पृथ्वी की त्रिज्या को तो RE² लिख दिया। शर्त यहां पर ये बताई थी कि चंद्रमा की त्रिज्या, ये देखिए चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 4 है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है RE
और बटे 4 कर देंगे तो RE बटे 4 का स्क्वायर करेंगे तो RE स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और 16 इनके 16 हो जाएगा नीचे। 16 क्यों आया है? क्योंकि स्क्वायर करना है। अब देखिए यहां पर RE स्क्वायर कट गया, यहां से G और G कट गया, बचा कितना आपके पास? यहां पर ऊपर जो बच रहा है वो 6 बच रहा है, यहां पे अपान में 1 हो गया है, और इधर कितना आया है? ME अपान MM और गुणे 16 ये बच गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे क्योंकि हमको अनुपात पृथ्वी के द्रव्यमान और चंद्रमा के द्रव्यमान बताना है। और देखिए यहां पर जो अनुपात पूछा है, चंद्रमा का द्रव्यमान पहले पूछा है, तो हम इसको ऊपर गुणा कर लें तो 16 के 96 हो जाएगा, तो 96 ये बन गया, 1 ये बन गया। और ME कहाँ हो गया? ऊपर, और MM कहाँ है? ये MM है बटे में यानी अपान में नीचे। लेकिन ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान में अनुपात बताओ, तो इसको पलट दीजिए यहीं पे, तो क्या हो जाएगा? MM अपान ME, चंद्रमा का द्रव्यमान अपान पृथ्वी का द्रव्यमान, इसको भी पलट जाइएगा 1/96, और यही हो गया रिलेशन। ठीक, कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है चंद्रमा के द्रव्यमान का कितने गुना है? 16 गुना है, सॉरी 96 गुना है। कितना है? 96 गुना है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको जरा देख लीजिएगा। चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान, पृथ्वी तल के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है, तो हमारा बेसिक जो सूत्र बनता है वो बनता था स्मॉल g बराबर कैपिटल G ME बटे RE स्क्वायर। अब पृथ्वी तल की बात करी है तो पृथ्वी तल के लिए हमने लिखा GE बराबर कैपिटल G ME बटे RE स्क्वायर। चंद्रमा तल की बात करी है तो GM बराबर कैपिटल G MM अपान RM स्क्वायर, यहां पर RM लिखा हुआ है, RM ये हो गया। दोनों को कर दिया भाग तो स्मॉल जी तो कट गया, बचा कितना? ये GE अपान GM बचा, ME अपान RE स्क्वायर बचा, ME अपान RE स्क्वायर, और MM अपान RM स्क्वायर ऊपर पहुंचा दिए, RM स्क्वायर ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पर GE अपान GM, GE के और GM के विषय में ये बताया था कि पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6 कहाँ है? चंद्रमा पर। तो पृथ्वी तल पर आपने G मान लिया, चंद्रमा तल पर कितना बताया? G/6, 6 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ME और M हमने नीचे लिख लिया, यानी ME अपान MM लिख लिया। अब जो बात आई थी त्रिज्या की, तो त्रिज्या की बताई थी कि पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 है चंद्रमा की त्रिज्या का, तो पृथ्वी की त्रिज्या यहां पर जो हमने लिखी ये RE स्क्वायर तो जस का तस उतार लिया, और चंद्रमा की त्रिज्या लिखी थी ऊपर, इसको लिख लिया RE स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, मतलब RE स्क्वायर RE बटे 4 का होल ऑफ स्क्वायर, तो RE स्क्वायर बन गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। RE से RE कैंसिल कर दिया और जो भी आराम से कटने वाला था काट दिया। फिर हमारा आंसर ये वाला मिला था ये, लेकिन हमको रेशियो निकालना था, द्रव्यमान चंद्रमा का रहे पहले और पृथ्वी का द्रव्यमान रहे बाद को, तो मैंने MM ऊपर लिख लिया, RME नीचे लिख लिया, भाग करके 1/96 आंसर दिखा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या आप समझते हैं? तो किसी वस्तु की विशेष स्थिति में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। किसी स्प्रिंग के खींचे हुए स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा का व्यंजक लिखिए, तो स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा का व्यंजक होता है 12kx स्क्वायर होता है, इसको आप लिखिएगा। अवकेंद्र त्वरण के लिए सूत्र प्राप्त कीजिएगा, अवकेंद्र त्वरण A बराबर V स्क्वायर अपान R होता है। और अगला देखिए क्या है, दो सदिश A और B का योग और अंतर परस्पर लंबवत है, तो दोनों सदिश यहाँ पर परस्पर परिमाण में बराबर है, दोनों सदिश A और B के परिमाण में बराबर है। तो क्या करिए, देखिए A वेक्टर प्लस B वेक्टर, बता बेटा, और A वेक्टर माइनस B वेक्टर ये दिया हुआ है, इनके ये अंतर परस्पर कैसे हैं? लंबवत हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, लंबवत के लिए शर्त लगा देता हूं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर और A वेक्टर माइनस B वेक्टर परस्पर लंबवत है, तो दिखाना है A और B आपस में बराबर है। तो अब बस इसको आप खोल दीजिएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए A वेक्टर डॉट A वेक्टर और माइनस
बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखिएगा और माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्योंकि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है तो हम इनको क्या कर सकते हैं, आपस में हटा सकते हैं। एक प्लस है दूसरा माइनस है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर या ए इक्वल बी, यही तो हमको लाना था। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है, न्यूटन के गतिविषय का द्वितीय नियम लिखना है और उसके निष्कर्षों को स्पष्ट करना है। एक तो ये हो गया। कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता की स्थिति की अवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए कृत्रिम उपग्रह क्या होता है कि जो व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं उपग्रह, उसमें भारहीनता की स्थिति होती है, उसको आपको स्पष्ट करना है। अब भारहीनता की स्थिति कब होती है, हम जिस तल पर खड़े हैं उस तल की लगने वाली प्रतिक्रिया हमारे ऊपर 0 हो जाए तो हमको भारहीनता की स्थिति का एहसास होता है। तो याद रखिएगा, भारहीनता की स्थिति कब होती है कि जब हम या जब कोई वस्तु किसी तल पर रखी होती है, उस तल की प्रतिक्रिया क्या हो जाए, उस वस्तु पर लगने वाली 0 हो जाए तो भारहीनता की स्थिति होती है। इसको आपको सविस्तार बताना है कि उपग्रह में यदि कोई वस्तु है तो भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण कितना रह जाएगा और पृथ्वी तल पर इतना है। तो देखो h का मान यहां पर है 3200 किलोमीटर और GE दिया हुआ, GE का मतलब पृथ्वी तल की मैं बात कर लूं, ये कितना है 9.8 है। ऊंचाई पर कितना होगा, फार्मूला यहां पर लिख लेते हैं, G डैश बराबर G/1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर, ये बनता है सूत्र। ठीक है, तो यहां पर G डैश लिख लीजिए, तो G डैश लिख गया। ये चलिए यहां आते हैं, फिर G डैश मैंने लिख लिया, G की जगह पर G लिख जाइएगा 1 प्लस H की जगह पर कितना लिखेंगे 3200, तो 3200 3200 हो गया। बटे में कितना आ गया, पृथ्वी की त्रिज्या देखो 6400 किलोमीटर दे रखी है, दोनों किलोमीटर में है तो बदलने की कोई यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तो आप 6400 किलोमीटर ही लिख लीजिएगा, पावर 2 लगा दीजिएगा। 3200 दूना 64 हो गया। तो G डैश बराबर G की जगह पर यहाँ भी फिलहाल G लिख रहा हूं, 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहां पर G डैश बराबर 9.8 आप लिख लीजिएगा। यहां जरा देखिएगा 2 × 2 और एक 3/2, 3/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। जरा फिर से देखिएगा, 2 × 2 एक 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। अब क्या करना है, 9/4 देखिए 4 यहां कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा, 9 ये हो गया, यहां पर 0 लगाएंगे, 9 8 72, ठीक है, और 9 × 9, तो हमारे पास गुणा आ जाएगा कितना, ये होगा 1.081 गुणे 4। अब गुणा करिएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 32 का 3200 हो जाएगा, 4.32 ऐसे कुछ मिल जाएगा आंसर। तो हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा G डैश बराबर उतनी ऊंचाई पर 4.324 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो इसको आप पुनः फिर से हल कर लीजिएगा। तो ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमने आपको हल करा दिए हैं। अब आपका काम बाकी ये बचा है कि इसको अपने यार दोस्तों को और जरा बता दीजिएगा और इसको आप दोबारा जरूर देखिएगा, मन लगा के देखिएगा, ये ना हो बस केवल देखते जाओ बस हो गया। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से तैयार करिएगा जिससे आपको आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो फिर यहीं पर आज क्लास को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नई ऊर्जा के साथ नए पेपर के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।